आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 27 पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, रोल एंड इम्पॉर्टेंस। डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज बीन सेट अप इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। यानी जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो इंडियन इंस्टीट्यूशन की यानी इंडियंस की जो स्पिरिट थी, जो चाहते थे वो कर दिखाया था, उसके बेस पे सेटअप किया गया। इंडिया जो है वो एक वास्ट कंट्री है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाए जा रहे थे, जो कि लोगों के लिए सभी अरेंजमेंट करते थे, मैनेजमेंट करते थे। तो जो वर्ड पार्लियामेंट है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है पार्लर, जिसका मतलब है टू हैव कन्वर्सेशन, बातचीत करना। ये जो पार्लियामेंट है एक ऐसी जगह है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर, प्रॉब्लम्स पर आपस में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट्स का जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के एक क्लोज रिलेशनशिप में रहकर काम करते हैं। सभी मेंबर्स जो हैं, जो चुने गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, एंड दे रिमेन इन ऑफिस टिल दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जब तक ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तभी तक वहाँ पर ये रुक सकते हैं। सभी मेंबर एग्जीक्यूटिव जो हैं वो जवाबदेही है लेजिस्लेचर को कि वो काम कर रहे हैं या फिर जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके लिए। क्योंकि हमने 3 अब कंपोजिशन पढ़े हुए हैं अपने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको अप्लाई करता है और जुडिशरी इन्हें तोड़ने वालों को सज़ा देता है। तो वही कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जवाबदेही है लेजिस्लेचर को कि जो लेजिस्लेचर ने पॉलिसीज बनाई थी उन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पार्लियामेंट में बात करें, कंपोजिशन में 2 पार्ट्स में से बांटा गया है, लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके शब्द से पता चलता है, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा जो है वो डायरेक्टली जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है हाउस की वो 545 है, जिसमें से 543 मेंबर डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं और 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन करने का SC ST, और इसमें जो है टोटल 85 सीट जो है वो SC कास्ट के लिए, 47 सीट्स ST कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। पंजाब स्टेट सेंड 13 मेंबर्स टू द लोकसभा, यानी पंजाब की टोटल 13 सीटें जो हैं वो लोकसभा में है। ये हाउस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी ख़त्म किया जा सकता है किसी भी रूल्स के अंडर। यानी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को ख़त्म कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो लोकसभा को ख़त्म किया जा ख़त्म करने का मतलब है कि इसके सभी मेंबर्स को चेंज करने के लिए दोबारा से इलेक्शन वगैरह करवाना। तो अगर ये डिसॉल्व की जाती है तो इलेक्शन फिर से होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हाउस आ जाता है राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसकी टोटल स्ट्रेंथ यानी टोटल मेंबर 250 है, जिसमें से 238 मेंबर जो हैं वो स्टेट से चुने जाते हैं और यूटी से चुने जाते हैं, और जबकि 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। जो सिक्योर्ड रहते हैं, यानी किस फील्ड में होने चाहिए, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस एंड आर्ट। जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हर मेंबर के पास यहाँ पर 2 साल का समय होता है वहाँ पर काम करने के लिए। नए मेंबर इनकी जगह पर चुन लिए जाते हैं और 2 साल के बाद जो मेंबर हैं वो उनकी यहाँ पर रिटायरमेंट होती है।
और पंजाब से बात करें, राज्यसभा में 7 मेंबर्स चुने जाते हैं। इसके फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनेटेड होता है नाम मात्र का, रियल एग्जीक्यूटिव जो असल में काम कर रहा है। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में एक रिलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाएगा और ये इसके कानून को अप्लाई करेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एग्जीक्यूटिव की, वो रहती है लेजिस्लेटिव के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही बताएगा कि जो तुमने कानून बनाए थे, मैंने उनको पूरा किया कि नहीं किया। अगर नहीं हुआ तो एग्जीक्यूटिव उसका जवाब देंगे कि पूरा क्यों नहीं हुआ। और ये जो सारा काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर होता है। एग्जीक्यूटिव इनडेफिनेट टर्म होती है एग्जीक्यूटिव की, इनडेफिनेट यानी इसका कोई फिक्स नहीं है। रिटायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एज। लीगल रिकॉग्निशन है ओपोजिशन पार्टी, जो पार्टी जीतती है और अपनी सरकार बनाती है, उसके अगेंस्ट जो बचे पार्टी होती है वो ओपोजिशन पार्टी होती है। और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर अकेले बंदे की भी होती है और उनकी कलेक्टिवली भी होती है। रीजन फॉर अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, यहां पर हम बात करें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में दो तरह की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है। पहली पार्लियामेंट्री, दूसरी प्रेसिडेंशियल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर है वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे और क्यों किए जाते हैं, उनके कारण क्या है। तो उन रीजंस को हम जान लेते हैं। सबसे पहला रीजन है नॉलेज ऑफ इंडियन मासेस अबाउट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आज़ादी से पहले जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1861, 1892, 1990 एंड 1935। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की, एक सुपीरियर फॉर्म है गवर्नमेंट की। सपोर्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, ये फर्स्ट चॉइस है कमेटी की। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई थी। तो जो प्रेसिडेंट थे कमेटी के वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो कहते कि ये सिस्टम जो है वो दोनों होने चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए साथ में, और हमारी जवाबदेही भी होनी चाहिए कि हम काम कर रहे हैं ना तो वो काम हो। ऐसा नहीं कि हाँ काम हुआ नहीं चलो कोई बात नहीं फिर कर लेंगे, नहीं। हम कहते हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए कि जो काम चल रहा है वो हुआ क्यों नहीं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी पे डिपेंड करता है। इंडिया जो है वो गुलाम बनकर रहा काफी दशकों तक, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। तो ये जो सिस्टम है वो रिक्वायर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, यानी हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारी जवाबदेही भी है। तो यहाँ पर इसी कारण पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। दिस सिस्टम इज अडेप्टेबल टू चेंज, जो लोग थे इंडिया के वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो अडेप्टेबल टू चेंज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब जरूरत पड़े तब बदलाव ला सके। हेंस इन सच अ सिस्टम द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड व्हेन एवर डिजायर्ड। तो सरकार कभी भी बदली जा सकती है जब भी जरूरत पड़ती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द कोर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है यहां पर एक स्पिरिट चाहिए ताकि वो देश को अच्छे से चला सके। और जो सरकार चलाई जाती है वो जो मेंबर होते हैं वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, जो सरकार की पॉलिसीज के अंडर काम करते हैं। उनसे सवाल भी पूछा जा सकता है, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ही उन्हें चुना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है। तो ये जो हमने मेंशन पॉइंट्स पढ़े, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये जो है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को एक बेस्ट गवर्नमेंट का रूप देती है। इसके बाद पढ़ते हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग, कानून बनाने में पार्लियामेंट का कैसे
जो रोल है वो क्या रोल निभाते हैं। इसके 3 मेन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, शुरू में बताया। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून बनाने की पार्लियामेंट में, वो लेजिस्लेचर की है। जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए दोनों हाउसेज में, तो प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, अप्रूव करता है। लेजिस्लेचर एक बिल का मतलब होता है कि एप्लीकेशन देते हैं कि हमें ये कानून जो है वो बनाना है। उसके बाद सारे उस पर डिस्कस करते हैं दोनों हाउसेज पर, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, अप्रूवल देता है, और प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस बिफोर कन्वर्टिंग द बिल इनटू द लॉ। एक बिल को कानून बनाने से पहले प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों हाउस का एक इकट्ठा सेशन भी लगा सकता है। जो बिल है वो बहुत सारी स्टेजेस से पास होकर एक कानून बनता है। तो पार्लियामेंट जो है, कहते हैं, इज द ओनली हाईएस्ट बॉडी टू फ्रेम लॉज। कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट सबसे हाईएस्ट पार्ट है। ये जो लॉ है सुप्रीम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ऑल्सो कंसिडर्ड दिस प्रिंसिपल द बेस्ट। जो सब इंडियन का संविधान है ना, इंडिया का संविधान, जो इस संविधान को बनाने वाले हैं वो भी इन कानूनों को बेस्ट मानते हैं, इन सिद्धांतों को बेस्ट मानते हैं। आगे चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स पार्लियामेंट। हमारे संविधान में जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, जो कानून बनाए गए ना पार्लियामेंट के द्वारा उन्हें अप्लाई करेगा, उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ गवर्नमेंट जो है वो तभी एग्जिस्ट करती है उस टाइम तक जब तक मेजॉरिटी है उसके पास। सभी मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के सभी मेंबर पब्लिक को आंसरेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं कि जो पॉलिसीज बनाई गई थी उस पर काम हो क्यों नहीं रहा। अगर मेंबर जो एग्जीक्यूटिव के हैं उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है या अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो उन मेंबर्स को रिजाइन देना पड़ सकता है। पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट इन फॉलोइंग वेज। सरकार जो है वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है सरकार को कुछ तरीकों से कंट्रोल करती है। पहला, उनके मिनिस्टर से सवाल पूछती है, डिबेट करती है, वोटिंग करती है, और नो मेजॉरिटी बिल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के रोल के बारे में जानते हैं। जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है ये 2 तरह की होती है, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो है वो देश का हेड है। इसके जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इसके पोस्ट जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा करवाई जाती है। एक कैंडिडेट जो है उसको प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। सबसे पहले वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी एज मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए, वो कभी कंगाल ना हुआ हो या बैंक से कभी कोई धोखाधड़ी ना की हो, वो किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉफिट ऑफिस के अंडर ना आया हो, और ही शुड नॉट बी प्रोनाउंस्ड ऑफेंडर, ना ही उस पर कभी कोई जुर्म साबित हुआ हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जो लेजिस्लेटिव मेंबर जो हमने चुने हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली 5 साल के लिए चुने जाते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही इंडिया की। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री है। प्रेसिडेंट हैज एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर। अब प्रेसिडेंट के पास ये तीनों पावर है, लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, बट वो इन पावर का इस्तेमाल अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो सारी पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही यूज की जाती हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे संविधान के हेड है, बट इन द पास्ट वी हैव सीन द प्रेसिडेंट हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल सिंस द ट्रेंड ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड। यानी जब रली मिली, कोलिशन गवर्नमेंट रली मिली, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उस समय प्रेसिडेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि 1998, 99, 2004 प्रेसिडेंट को भी पार्टिसिपेट करना पड़ा था डिसीजंस में।
नाउअडेज प्रेसिडेंट जो है वो एक सिर्फ अब रबड़ स्टैम्प की तरह है, बट एक एक्टिव रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट। इसके बाद आ जाता है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो मोस्ट पावरफुल पर्सन है गवर्नमेंट के। एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कहो ना कि काम चलाना, जैसे एक स्कूल में कोई डायरेक्टर है या कोई हायर पोस्ट पे है, वो क्या करते हैं, जस्ट आके देखते हैं कि काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। असल काम तो प्रिंसिपल और टीचर्स का रहता है। तो एक्चुअल जो पावर यूज करता है वो प्राइम मिनिस्टर यूज करता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो है कहते हैं, कंपेयर द पावर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट से कंपेयर की जाती है। सभी पॉलिसी और प्लान जो है वो इन्हीं के कंसल्ट के द्वारा लागू किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, बट जो अगर कहूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट ने किया है, नहीं, वो जस्ट एक हामी भर देता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी उसके लिए नाम लिस्ट जो है वो दे चुका है। 1996 में जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर A.B. वाजपेयी हैड टू रिजाइन विद इन 2 वीक्स बीइंग इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर 1996 में प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्हें 2 हफ्तों के अंदर रिजाइन देना पड़ा था। Since 1989 till 2009, no political party has got clear cut majority. 89 से लेकर 2009 तक कोई भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली थी इलेक्शन में। एज अ रिजल्ट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में वो धीरे धीरे डाउन होने लगा था। जो पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की वो कमज़ोर होती चली जा रही थी। 1989 कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट में आई। इन द 14th एंड 15th लोकसभा इलेक्शन, 14वें और 15वें इलेक्शन जो थे, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी यहाँ पर, और जो नेम है उन्हें दिया गया अलायंस इज UPA, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। बट 16वें लोकसभा इलेक्शन के दौरान बीजेपी ही एक पार्टी थी जिसने मेजॉरिटी के साथ अपनी इंडिया में सरकार बनाई। अब व्यूज ऑफ पंडित नेहरू एंड डॉक्टर प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट बने, जब पंडित नेहरू पहले PM बने। दोनों जो हैं वो काफ़ी पावरफुल लीडर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर देने की फेवर में थे। वो चाहते थे कि जो सेंटर है वो स्ट्रोंग हो जितना हो सके, बट पंडित नेहरू है वो चाहते थे कि सेंटर जो है पावरफुल तभी होगा जब प्राइम मिनिस्टर्स के पास ज़्यादा पावर होंगी और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होंगी। दोनों लीडर्स जो हैं वर्क फॉर टर्म ईच इन देयर रिस्पेक्टिव रोल। उन्होंने अपने रोल बहुत अच्छे से निभाए और बहुत अच्छे तरीके से अपने पोजीशन पर रहकर काम किया। पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का जो कानून बनाता है। अनडाउटली इट हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन द टाइम्स ऑफ पंडित नेहरू, और इसमें कोई शंका नहीं है पंडित नेहरू के समय हम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बट इनके बाद, इंदिरा गांधी के बाद हमने इंडियन पार्लियामेंट को धीरे धीरे नीचे गिरते देखा। अप टू 10 लॉज, एक दिन में 10-10 कानून पास किए जाने लगे। यहाँ पर कोई मतलब मेंबर नहीं है तो भी चलेगा। कमेटी सिस्टम धीरे धीरे डाउन आने लगा, और जो राइवलरी थे मेंबर्स के, कुछ रीज़न थे वो भी डाउन होने लगे। कोई डिबेट नहीं होती थी, ना ही नेशनल इश्यूज़ पर ना ही इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, क्या कानून बनाए कैसे बनाए, कुछ डिस्कशन नहीं होती थी। इसके बाद आए हंग पार्लियामेंट। जब सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डज नॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी मेजोरिटी में नहीं आ रही थी, उस समय एक नया नाम सामने आया, हंग पार्लियामेंट। ये जो फॉर्म थी गवर्नमेंट की, इसे माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहा जाता था। जो प्रैक्टिस ऑफ हंग पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, क्योंकि इसी के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, अस्थिरता रही, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो गलत हाथों में जाने लगी।
अब हमें यहाँ पर ज़रूरत थी हमारी स्पिरिट को इम्प्रूव करने की, बट दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज एन अलार्मिंग बेल। तो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी लगातार बढ़ती चली गई तो एक खतरे की बेल जो है, घंटी जो है वो बजनी शुरू हुई। जो रोल था लोकल पार्टीज का हैव बीन इंक्रीज एज कंपेयर टू द नेशनल पार्टीज। लोकल पार्टीज का रोल बढ़ने लगा नेशनल पार्टीज की जगह। इफ वी स्टिल डोंट इम्प्रूव, अगर हम अब भी इसे इम्प्रूव ना करेंगे तब फ्यूचर जो है वो हमारा खतरे में पड़ सकता है। तो चैप्टर यहीं खत्म होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। पार्लियामेंट इज दैट इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल डिस्कस नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जहां पर लोगों को इनडायरेक्ट मेथड से चुना जाता है और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को रिटायरमेंट दी जाती है। इंडिया में कहें वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है। B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, अकाउंटेबल भी है। एक्चुअली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के बेस पर एस्टेब्लिश की गई थी। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और एक बिल पास करना पड़ता है किसी भी पॉइंट को कानून बनाने के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी नॉमिनल हेड है। प्राइम मिनिस्टर सेंटर पॉइंट है, ये रियल हेड है कंट्री के। और फर्स्ट EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है जनरल लोकसभा में 2004 के इलेक्शन में शुरू की गई। तो ये होप सो आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और उस बेस पे आप इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।